हेलो चाचू। हेलो। 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 आवाज आ रही है मेरी? नहीं आ रही? हाँ जी, आ रही है। ओके। सिया, मैं सोच रहा था तेरे टेस्ट कैसे लूंगा मैं। कैसे लोगे? बताओ बताओ बताओ, टेस्ट कैसे लूंगा। चैप्टर तो होने वाला है खत्म। टेस्ट कैसे लूंगा? ओके। बताओ अब। एक टेस्ट एक टेस्ट होने वाला है अब। मतलब एक टेस्ट लेना पड़ेगा अब। ठीक है, कब लोगे? मैं उसकी तैयारी कर लूंगी फिर। तैयारी कर लूंगी, तैयारी होनी चाहिए आज। देख, मैं तेरे को बताता हूँ, ये तेरे पास बुक है ना? एक मिनट में लेके आई, ऊपर ऊपर पड़ी है, मैं कल काम कर रही थी। अच्छा, रहने दे, जरूरत नहीं है, इधर देख। ये तेरी बुक जो है हाँ पूरी जी। दिख रही है? हम्म। ये पूरी। ओहो। ये दिख रही है? नहीं। ये ये रही। अब ये देख, ये क्वेश्चन जो इसमें दिए हुए हैं, ये सारे क्वेश्चन करने हैं। ये चैप्टर हमारा ऑलमोस्ट हम्म। खत्म है, मतलब कल तूने डाउट्स पूछने हैं मेरे को। डाइपोल हो ठीक गया है। हमारा, इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया? हाँ नहीं, जी, हाँ जी। डाइपोल हो गया हमारा, ठीक है। मतलब ये चैप्टर हमारा हो गया काफी हद तक। तूने मेरे को 44 क्वेश्चन तक, 56 क्वेश्चन तक पूछने हैं पहले डाउट्स कल। ठीक है। मतलब गॉस थ्योरम से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से पहले पहले जितना भी है उसके डाउट सारे पूरे पूछने हैं हमें। हम्म। ओके। ठीक है, जितने भी डाउट्स हैं इलेक्ट्रिक फील्ड हाँ लाइन से जी। पहले पहले के जितने डाउट्स हैं वो सारे पूछ लेने हैं, ठीक है। उसके बाद फिर टेस्ट मैं लूंगा इसके, जो भी जितना भी हो गया। अब आज हम गॉस थ्योरम कंप्लीट कर लेंगे। गॉस थ्योरम आज देखते हैं अगर हो जाए। है तो वैसे गॉस थ्योरम को करने से पहले भी थोड़े काफी कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमें समझने जरूरी हैं। उसके बाद फिर गॉस थ्योरम के क्वेश्चन हम्म। होंगे, उसके बाद टेस्ट होगा। अभी मेरे ख्याल 2 दिन और हैं बस तेरे पास, मोस्ट प्रोबेबली। जैसे ही गॉस थ्योरम खत्म होगी, ठीक एक है। दिन दूंगा मैं डाउट्स के लिए, उसके अगले दिन टेस्ट हो जाएगा। तो ओके। अप्रोक्सीमेट 75 क्वेश्चन ये हो गए, प्लस बुक के ना मैं तुझे पेज नंबर वाइज क्वेश्चन बता दूंगा जो जो क्वेश्चन तूने करने हैं। जो हम्म। एनसीईआरटी प्रॉब्लम्स हैं, ये गाइडलाइंस टू एनसीईआरटी मिल जाएगी आपको किताब में। गाइडलाइंस टू एनसीईआरटी हम्म। के भी क्वेश्चन आपने करने हैं, फर्स्ट 25 इसके। पहले 25 क्वेश्चन। ठीक है। 25 नहीं, पहले 30 सारे ही करने हैं, मतलब 30 नहीं है, सारे ही हैं, ये सारे आने वाले हैं क्वेश्चन। ठीक है। एक बार पढ़ लेना इनको सारों ओके। को, देख के जो भी हम्म। डाउट्स होंगे मेरे को पूछ लेना। ये होने चाहिए। सेकंड हो गया हमारा, मैं इसका काम। अब हम गॉस थ्योरम करने जा रहे हैं, बहुत ही ध्यान से चीज को समझना है। ठीक है। डिस्कस करने जा रहा हूँ गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम को करने से पहले कुछ बातें आनी चाहिए, मतलब बेस हमारा कंप्लीट होना चाहिए गॉस थ्योरम से पहले। ठीक है। बेसिकली देखो क्या है गॉस थ्योरम से पहले, कैसे करना है हमें काम, ये सुनो। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट अभी इसका एक बाकी है सिया, टॉर्क का। टॉर्क का कॉन्सेप्ट क्या बाकी है? हमने ये पढ़ लिया था कि अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इसको रखते हैं हम, डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर रखते हैं, तो डाइपोल के ऊपर कोई फोर्स नहीं एक्ट कर रही। डाइपोल के ऊपर कोई फोर्स नहीं एक्ट कर रही। टॉर्क ऑन द डाइपोल नॉन जीरो है। मेरी आवाज आ रही है सिया? हाँ जी। हाँ जी। ठीक है। अब मुझे अगर मैं ऐसे कर दूं, केस नंबर मतलब इसी का आगे केस है।
वो ये केस है कि हाँ, अब मेरे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में लाइंस पैरेलल नहीं हो सकती, क्योंकि पैरेलल लाइन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को इंडिकेट करती हैं। अब यहां पे देखो, इस तरफ लाइनें कन्वर्ज कर रही हैं, इधर खुल रही हैं, तो जहां कन्वर्ज करती हैं उस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है और पीछे इलेक्ट्रिक फील्ड कम है। मतलब मेरे कहने का मतलब, अगर मैं यहाँ पे दो पॉइंट्स ले लूं, ये पॉइंट ए ले लूं यहां, और यहां पे पॉइंट बी ले लूं, तो पॉइंट बी पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, पॉइंट ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम है। अब मैंने क्या किया सिया, यहां पे एक डाइपोल को ऐसे रख दिया। अब यहां पे डाइपोल क्या होता है, यहां पे माइनस क्यू चार्ज है, यहां पे प्लस क्यू चार्ज है। इस तरफ जो फोर्स लगती है उसको क्यू ई वन लूंगा मैं, और इस तरफ जो फोर्स लगेगी वो क्यू ई टू लूंगा। द वाई ई वन एंड ई टू, वाई नॉट ई, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट सेम एट एवरीवेयर। मतलब इट इज नॉट कांस्टेंट, इट इज वेरिंग विद विद ग्रेडियंट। वेरिंग विद ग्रेडियंट मतलब डिस्टेंस के साथ वेरी कर रहा है। अब अगर हम देखें तो इस डाइपोल में अगर फोर्स की बात करें तो क्यू ई वन बड़ा है क्यू ई टू से, तो फोर्स लगेगी इस पे, डाइपोल पे फोर्स जीरो नहीं होगी, यानी फोर्स विल बी नॉन जीरो। और क्योंकि डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल कुछ है, थीटा एंगल है, तो टॉर्क भी नॉन जीरो है यहाँ पे। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो डाइपोल है उसके बीच में उसमें रोटेशन भी आएगी और उसमें ट्रांसलेशन भी आएगी। सिया, क्या ये बात समझ आई तुझे? हाँ जी। हाँ जी। रोटेशन भी आएगी और ट्रांसलेशन भी आएगी, दोनों आएंगी इस केस में, ठीक है, क्योंकि टॉर्क भी नॉन जीरो है और फोर्स भी नॉन जीरो है। अगर डाइपोल अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाए, मतलब डाइपोल मूवमेंट जो है, ये जो पी है, ये अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाए, मतलब इस केस में यहां जो मैं दिखा रहा हूं, तो इस केस में टॉर्क क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है, ठीक है। लेकिन फोर्स नॉन जीरो रहेगी ये वाले केस में। ये जो मैं केस अभी बता रहा हूं, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर डाइपोल पैरेलल है, किसी एक रीजन में डाइपोल पैरेलल पड़ा हुआ है, तो इस केस में टॉर्क जीरो होगी, क्योंकि पी और ई के बीच में एंगल जीरो हो गया, पीई को पीई साइन जीरो, साइन जीरो जीरो होता है। फोर्स नॉन जीरो होगी, क्योंकि इस तरफ जो फोर्स लग रही है और इस तरफ जो फोर्स लग रही है वो डिफरेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम नहीं है सब जगह पे। तो यहां पे तू कह सकती है कि रोटेशन नहीं है और ट्रांसलेशन है। क्या ये बात समझ आई? हाँ जी। ठीक है, रोटेशन नहीं है, ट्रांसलेशन है, ये करना है। आगे चलते हैं। ये कॉन्सेप्ट ऐसे समझ लेना, मतलब जो मैंने ये वाली बात बताई, ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल को कैसे पढ़ना है, ये चीज हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। आगे चलते हैं। ठीक है, अब बेसिकली हम गॉस थ्योरम की तरफ जा रहे हैं। गॉस थ्योरम को करने से पहले आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए, मतलब उससे पहले आपको आनी चाहिए। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए एरिया वेक्टर क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय एरिया वेक्टर? फिर हमें पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, और लास्ट में हमें पता होनी चाहिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होती है। ये तीन चीजें हमें पता होनी चाहिए, तब हमें अच्छे से गॉस थ्योरम समझ आती है। और गॉस थ्योरम को क्यों अप्लाई किया गया, गॉस थ्योरम क्यों यूज की जाती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। उसमें क्या कॉन्सेप्ट है मैं वैसे तुझे बता देता हूं, कि बताया भी था मैंने वैसे पहले, कि जो हमने कुछ डेरिवेशंस हमने पहले की हैं, जैसे हमने डेरिवेशन करी थी इनफानाइट वायर की, डेरिवेशन इनफानाइट वायर की डेरिवेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफानाइट वायर हमने कैलकुलेट किया था। कहाँ किया है वो? कॉपी में मैंने कराया था तुझे, है ना, इनफानाइट वायर वाला। कॉपी में। उसकी फोटोज मुझे सेंड कर देना, मैं इसमें डाल दूंगा, यहाँ पे ना पेजेस ऐड करके बीच में डाल दूंगा, याद रहे। ओके। अब उसमें जो डेरिवेशन हमने इनफानाइट वायर वाली जो डेरिवेशन करी है, वो तो बहुत बड़ी डेरिवेशन है, तूने देखा होगा, काफी स्टेप्स हैं उसके अंदर, है ना।
हाँ जी। याद है? परसों कराई थी जो, ऑफलाइन हम पढ़े हम्म। थे, उसमें मैंने वो डेरिवेशन, कितनी लंबी हाँ जी। डेरिवेशन है वो। गॉस ने वो डेरिवेशन बहुत शॉर्ट 4-5 स्टेप्स में ही कर दी खत्म। तो गॉस ने एक मेथड दिया है हमें कि कूलम ने जो डेरिवेशन, इतनी लंबी लंबी डेरिवेशंस की हैं गॉस ने, बाय यूजिंग सिमेट्री टेक्निक्स, गॉस ने बता दिया कि भाई तुम 2 मिनट में आंसर कैसे निकाल सकते हो। वो हम करने जाना है, लेकिन उसके लिए ये फैक्टर्स हमें आने चाहिए। सबसे पहला हमारे पास एरिया वेक्टर की बात करने जा रहा हूं मैं। एरिया वेक्टर क्या होता है, देख सिया, किसी भी सरफेस को, जैसे ये सरफेस है, मान ली ये कोई रेक्टेंगल है, ये इसकी लेंथ है, ये इसकी ब्रेड्थ है, तो इसका एरिया अगर निकालना हो तो एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ करके हम एरिया निकाल लेते हैं। एरिया बेसिकली एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। एरिया अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो उसकी डायरेक्शन भी होगी। तो एरिया बेसिकली हमेशा, कभी भी एरिया की डायरेक्शन कोई पूछ ले तो जो सरफेस है उसके ऊपर एक नॉर्मल ड्रॉ कर दो। नॉर्मल सी या ऊपर भी ड्रॉ कर सकते थे, नॉर्मल नीचे भी ड्रॉ कर सकते थे, इस केस में मैंने ऊपर ड्रॉ की है। ये जो वेक्टर मुझे मिला है इस तरफ जाता हुआ, दिस इज माय एरिया वेक्टर। इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड एरिया का ही मैग्नीट्यूड है। और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसकी डायरेक्शन, एरिया की डायरेक्शन, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन एरिया के सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। ये वाली बात याद रखना। द एरिया वेक्टर is basically a vector which is perpendicular to the surface area, सरफेस के परपेंडिकुलर है, कहने का मतलब। क्या ये बात तुझे समझ आई? हाँ जी। जैसे एक बैलून ले ले छोटा सा, बैलून के ऊपर हैप्पी बर्थडे लिखा होता है, जब हम हवा भरते हैं तो वो एरिया बढ़ता भी है और बाहर की तरफ भी जाता है, वो हैप्पी बर्थडे बड़ा हो रहा है धीरे 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 धीरे। तो एरिया वेक्टर बेसिकली ये भी हमें बताता है कि अगर मैं बढ़ूंगा तो मेरे ऊपर नॉर्मल जो है वो बाहर की तरफ अगर लगाओगे तो मैं बढ़ूंगा। अगर हवा कम करेंगे तो बैलून छोटा होता जाएगा, सरफेस एरिया कम होता जाएगा, तो नॉर्मल अब अंदर की तरफ लगेगी। लेकिन एक बात ये याद रखना, एक और बात बताता हूं, जैसे कुछ और एरिया वेक्टर्स के बारे में बात बताता हूं। जैसे मान लो आपके पास एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस है, और तेरे को बेटा बोल दिया कि हमारा जो एरिया है, जैसे जो हमारा रेक्टेंगल एरिया ले रहे हैं, वो हम वाई जेड प्लेन में ले रहे हैं, मतलब जो सरफेस एरिया वो वाई जेड प्लेन में पड़ा हुआ है एरिया जो है। अब अगर इसका एरिया वेक्टर तुझे कोई पूछ ले कि एरिया वेक्टर कैसा होगा, तो देखो इसका मैग्नीट्यूड तो तू निकाल लेगी लेंथ इंटू ब्रेड्थ करके, लेकिन इसमें डायरेक्शन भी देखनी है, डायरेक्शन किस तरफ होगी। तो याद रखना इसकी डायरेक्शन, इट कैन बी आइदर ऑन दिस साइड और आइदर ऑन दिस साइड, दोनों तरफ हो सकती है, बाहर की तरफ भी हो सकती है, अंदर की तरफ। हम कोई एक ले लेते हैं। हम, क्योंकि पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है और जितनी भी डायरेक्शंस एक्स एक्सिस में जाती हैं उनको आई कैप से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसलिए आप इस एरिया को ए आई कैप बोलेंगे। क्या ये बात आपको समझ आई? हाँ जी। और अगर कोई एरिया इस प्लेन में हो, अब अब जो नॉर्मल होगी ऊपर लगेगी, हम्म। तो इसका एरिया कैसे, एरिया वेक्टर क्या होगा, इसका एरिया ले लेंगे लेंथ इंटू ब्रेड्थ करके एरिया निकाल लेंगे। मैं स्क्वायर्स ले रहा हूं ये सारे, ठीक है, तो लेंथ स्क्वायर हो जाएगा इसका एरिया, या ए ले लेंगे अगर साइड तो ए स्क्वायर साइड हो जाएगी। और इसकी डायरेक्शन किस तरफ जा रही है, ये वाई एक्सिस की तरफ जा रहा है, तो हम यहाँ जे कैप बना लेंगे। अब एरिया वेक्टर निकल गया पूरा, ठीक है। हाँ जी। हाँ और जी। अगर आपका एरिया वेक्टर इस प्लेन में है, कौन से प्लेन में है एरिया वेक्टर, अभी आपका कौन से प्लेन में आ गया, आपका एक्स वाई प्लेन में आ गया। अगर एरिया वेक्टर एक्स वाई प्लेन में है तो आपका नॉर्मल इस तरह बाहर की तरफ आएगा, ये जेड एक्सिस इज आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द बोर्ड और द स्क्रीन, बाहर की तरफ आ रही है ये। तो ये जेड एक्सिस अगर बाहर की तरफ आ रही है, इसका मतलब ये इसकी बात कर रहा हूँ, ये बाहर की तरफ आ रही है, तो ये वेक्टर आ किसकी तरफ रहा है, ये जे कैप की, सॉरी के कैप की तरफ जा रहा है। तो इस ये जो एरिया है, ये सरफेस एरिया हम लिखेंगे ए इंटू के कैप। समझ आ गई? हाँ एरिया जी। वेक्टर इस तरह से कभी भी एरिया वेक्टर निकालते हैं किसी भी सरफेस का, तो ये भी एक टेक्निक है जिसको यूज किया जा सकता है। आगे चलते हैं, एक और केस बताता हूँ। एरिया वेक्टर्स में ना बड़ी दिक्कत आती है, बच्चों को पता नहीं लगता कि अब अगर तुझे पेपर में आ गया देयर इज एन एरिया लाइंग इन द वाई जेड प्लेन, तो यू शुड नो कि उसका जो
एरिया बनेगा वो वाई जेड है, वाई जेड को छोड़ दे, कौन बचा, एक्स बचा, तो एक्स का एक्स कौन सी डायरेक्शन में होता है, आई कैप, तो एक्स आई कैप लगा देगी यहाँ पे, ए एरिया इंटू आई कैप। अगर आपको बोले कि आपका एरिया एक्स जेड प्लेन में है, तो एक्स और जेड दोनों को छोड़ दे, कौन सा बना, वाई, वाई बना ना, वाई कौन सी डायरेक्शन में होता है, जे कैप की डायरेक्शन में, तो एरिया वेक्टर आएगा ए जे कैप। इसी तरह एक्स वाई छोड़ दे, जेड आ गया, जेड कौन सी डायरेक्शन है, के कैप की, तो एरिया वेक्टर ए के कैप हो गया। ओके, समझ आ गई। हाँ अब जी। हाँ जी। अगर तेरे पास इस तरह से एक स्क्वायर मिल जाए, तुझे तुझे ऐसे स्क्वायर दे दिया जाए, और आपको कहा जाए कि एरिया वेक्टर बनाओ इस स्क्वायर के, ठीक है, तो एक मेरी बात याद रखना, अगर बेटा आपने एक सरफेस का एरिया वेक्टर बाहर को बना दिया, तो आप सारे सरफेसिस के एरिया वेक्टर कहाँ को बनाओगे, बाहर को ही बनाओगे। इस तरह से नहीं करोगे कि किसी सरफेस का एरिया वेक्टर आपने अंदर को कर दिया, किसी सरफेस का एरिया वेक्टर आपने बाहर को कर दिया। अगर क्लोज्ड आपके पास आपको न्यूमेरिकल मिलता है, क्लोज्ड सरफेस आपके पास होगा, तो ये याद रखना, सारे एरिया वेक्टर, आइदर ऑल द एरिया वेक्टर्स विल बी आउटसाइड और ऑल द एरिया वेक्टर्स विल बी इनसाइड। समझ आ गई बात। हाँ जी। इसी तरह सिलेंडर हो गया, सिलेंडर में क्या करना है, सिलेंडर भी हमारा सिलेंड्रिकल शेप है, तो इसमें एरिया वेक्टर जो है वो कैसे बनेंगे। देखो ये सिलेंडर है, इसके तीन सरफेसिस हैं सिलेंडर के, एक ये वाला सरफेस एरिया वेक्टर बाहर को है, एक ये वाला सरफेस एरिया वेक्टर, एक जो लेट्रियल सरफेस एरिया है उसके लिए हम कोई एक सरफेस ले लेते हैं। इस तरह से सारे तीनों सरफेसिस में से एरिया वेक्टर बाहर की तरफ जा रहे हैं। एरिया वेक्टर बनाना बड़ा जरूरी है, समझ आना चाहिए कि कैसे एरिया वेक्टर ड्रॉ करते हैं। क्या आपको पता लग गया है। हाँ जी। ठीक है, फर्स्ट मैंने तुझे बता दिया एरिया वेक्टर्स कैसे बनाते हैं, कैसे पढ़ते हैं। अब आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे पढ़ते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को अगर मैं वैसे नॉर्मल तरीके से तुझे बताऊं, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, कि इलेक्ट्रिक फील्ड की पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा दिखता है, क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, दिखता कैसे है, फील्ड लाइंस कैसी होती हैं। जैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पढ़ते हैं हम, मैग्नेट रख के आसपास अपनी कंपास नीडल से बनाते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे बनाते हैं वो हम अब पढ़ने जा रहे हैं। What are electric field lines? Electric field lines are the lines formed by a unit vector, ठीक है, अंडर सम इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन इट इज फ्री टू मूव इन दैट इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब कहने का मतलब उस इलेक्ट्रिक फील्ड में, बताता हूं मैं अभी, पूरा एक्सप्लेन करता हूं, ध्यान से सुनना। हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। 2 मिनट दे दे मेरे को बस, फिर मैं पढ़ाता हूँ, 2 मिनट। देखो बेटा, ड्रॉ कैसे करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, मैं सिखाता हूं तुझे ड्रॉ कैसे करनी है। सपोज बेटा आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, आई वॉन्ट टू ड्रॉ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू दिस पॉजिटिव चार्ज। तो मैं क्या करूंगा, यहां पे ना एक छोटा सा टेस्ट चार्ज रख दूंगा, ठीक है, इसके पास, इस पॉजिटिव से। तो वो टेस्ट चार्ज सीधा कहाँ जाएगा, दोनों पॉजिटिव है तो इस ये उसको रिपेल करेगा, तो ये डायरेक्शन होगी टेस्ट चार्ज की। अगर मैं वो टेस्ट चार्ज यहां रख देता हूं, ठीक है, तो फिर कहाँ जाएगा, इस तरफ जाएगा। अगर यहां रख देता हूं तो इधर जाएगा, अगर यहां रख देता हूं 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 इधर जाएगा, इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा ना। तो हम बोल देते हैं, सॉरी, वो पॉइंट चार्ज जाएगा ना, वो पॉइंट चार्ज का जो ये रास्ता ट्रेवल कर रहा है पॉइंट चार्ज, वो इसके इलेक्ट्रिक पॉजिटिव चार्ज के इन्फ्लुएंस में ही कर रहा है ना। तो हम कहेंगे कि पॉजिटिव चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आउटवर्ड्स है। ठीक है, अब ये तुझे, क्योंकि हम तो एक प्लेन में बना रहे हैं बेसिकली, ये स्फेरिकल सिमेट्रिकल होता है। अगर तू यहाँ पे स्फीयर बना दे एक स्फीयर की, तो ये स्फीयर के अंदर जितनी भी लाइनें होंगी बाहर निकल रही हैं स्फीयर के अंदर से। इमेजिन कर एक स्फीयर है, उसके सेंटर में एक चार्ज पड़ा है, तो लाइनें सारी स्फीयर में से बाहर निकल रही हैं। तो पॉइंट चार्ज, ये मैंने कौन सा चार्ज लिया है, पॉजिटिव, दिस इज पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना बेटा, उसकी स्फेरिकल सिमेट्रिकल नेचर होती है। कोई पूछ ले कि कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड,
दिखता कैसे है हमें? स्फेरिकल सिमेट्रिकल इलेक्ट्रिक फील्ड दिखता है ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। समझ आई बात? हाँ जी। और नेगेटिव चार्ज हो तो क्या होगा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ जाएंगी? तो अंदर की इनवर्ट। तरफ जाएंगी। गड़बड़ हो गई। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर की तरफ जाएंगी ऐसे। तो इस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं इट इज इनवर्ड्स। ठीक है, समझ आ गई बात? हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जी। लाइंस क्या होगी? इनवर्ट। अब और भी बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं, मैं वो तुझे बना के दिखा देता हूँ। 2 मिनट। अब ये देखो, ये क्या है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, सारे सारे वो बना देते हैं हम। देखो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, 2 मिनट। देखो, अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं ये कैसे बनी है? देखो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये कौन, ये लाइक चार्जेस के कारण है। किसके कारण है ये? लाइक चार्जेस। अब लाइक चार्जेस अगर देखा, हो क्या रहा है? मैं जब यहां पे किसी चार्ज को रखता हूं, वो पॉजिटिव चार्ज, ये दो पॉजिटिव चार्ज रख दिए मैंने। यहां अगर मैं रखूंगा तो वो जो पॉजिटिव चार्ज है वो ऐसे इस तरफ जाएगा, क्योंकि ये भी उसको रिपेल करेगा, ये भी उसको रिपेल करेगा। प्लस चार्ज है, ये भी रिपेल कर रहा है, मतलब चार्ज ए भी उसको रिपेल कर रहा है, चार्ज बी भी रिपेल कर रहा है, तो वो आएगा ही नहीं। और ये देख रही है, ये लाइन है जो हमने एक पॉइंट, ये वाला पॉइंट दिखाया हुआ है, इसको बोलते हैं नल पॉइंट। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी? 0। अगर तू इस देख रही है ये डायग्राम, तो ये ऐसे लग रहा है कि जैसे दोनों चार्जेस एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं, प्रेशर लगा रहे हैं एक दूसरे पे। लेटरियली प्रेशर लग रहा है, मतलब लंबा सा ऐसे, लंबी सी, लंबे से रीजन में, इस तरह से इतने लंबे रीजन में फोर्स लग रही है, कहने का मतलब। तो ये क्या चीज शो कर रही है डायग्राम? ये रिपल्शन शो कर रही है। कोई अगर आपको कहे कि रिपल्शन दिखा सकते हो कैसी होती है रिपल्शन, तो ये डायग्राम रिपल्सिव फोर्सेस के बारे में शो कर रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। ड्यू टू लाइक चार्जेस, दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। समझ आई बात कुछ? हाँ जी। ओके, ठीक है, आगे चलते हैं और बताता हूँ। और देख, और मैं ये एक और लाइन, एक और डायग्राम दिखाता हूँ तुझे। ये देख, ये डायग्राम क्या शो कर रही है हमें? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायग्राम। ये हमें शो कर रही है कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। ये अट्रैक्शन को शो कर रही है ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, किसको शो कर रही है? अट्रैक्शन को शो कर रही है ये। ओके, यहां से हमें क्या पता लग रहा है? देखो यहां पे हमने चार्ज रखा, पॉजिटिव चार्ज, तो ये उसको रिपेल करेगा, और इधर जाता जाता ये अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। तो पॉजिटिव से लाइनें निकलेंगी और नेगेटिव की तरफ जाएंगी। पॉजिटिव से निकलेंगी मतलब चार्ज जो है, जो हमने टेस्ट चार्ज रखा है, वो पॉजिटिव से निकल रहा है और नेगेटिव की तरफ जा रहा है। ये डायग्राम क्या शो कर रही है हमें? ये डायग्राम अट्रैक्शन शो कर रही है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच की अट्रैक्शन शो कर रही है ये। ठीक है, पता लग गया? हाँ जी। हम्म। और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने पहले ही बता दिया था तुझे। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा? इस तरह का होगा, सब जगह लाइनें सेम, पैरेलल लाइन, इक्वली स्पेस्ड। और ये लाइनें क्या इंडिकेट कर रही हैं? ये लाइनें ये इंडिकेट कर रही हैं कि जहां पे नंबर ऑफ लाइंस, इस एरिया को देख, एग्जैक्टली सेम एरिया अगर मैं इधर बना लूं, तो इसमें से 3 लाइनें निकल रही हैं, और से ये एरिया नंबर 1 है। एरिया नंबर 2 में से कितनी लाइनें निकल रही हैं? 1 2 3 4 5 6 लाइनें निकल रही हैं। तो इसका मतलब ये वाले एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है और इस एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड कम है। ये कन्वर्जिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, जहां से आ रहा है वहां इलेक्ट्रिक फील्ड कम है, और जिस तरफ जा रहा है उधर इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है। उल्टा कर देंगे तो उल्टा हो जाएगा, जहां जा रहा है, जैसे कन्वर्जिंग की बजाय डाइवर्जिंग कर देंगे अगर। डाइवर्जिंग इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा?
अब डाइवर्जिंग इलेक्ट्रिक फील्ड का ये मतलब हुआ कि अगर आप यहाँ एरिया ड्रॉ करते हो और उतना ही एरिया आप इधर भी ड्रॉ करते हो, तो आप देखो इस एरिया में से दो लाइनें निकल रही हैं और इस एरिया में से एक दो तीन चार लाइनें निकल रही हैं। तो आप कह सकते हो कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब कम है, ज्यादा है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कम है। ठीक है, इसमें ये वाले इस रीजन में ये रीजन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को शो कर रहा है, इसमें सब जगह लाइनें क्या है, सेम है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है सब जगह। ठीक है, और भी कुछ बातें हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जैसे ये कर्व्ड पाथ है इलेक्ट्रिक फील्ड है और हम डायरेक्शन पता करना चाहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो वहां पे टेंजेंट ड्रॉ करो। तो आज तूने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज भी पढ़नी है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। और कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में क्रॉस नहीं कर सकती, क्यों? क्योंकि ये मोशन है टेस्ट चार्ज का, एक सिंगल टेस्ट चार्ज का। जहां पे पॉइंट ऑफ क्रॉस सेक्शन है वहां पे हम ये बोल रहे हैं कि टेस्ट चार्ज इधर भी जा रहा है और टेस्ट चार्ज इधर भी जा रहा है, दो डायरेक्शन में टेस्ट चार्ज जा रहा है। मतलब तू एक ही टाइम पे फिजिक्स की ट्यूशन भी जा रही है और केमिस्ट्री की ट्यूशन भी प्रेजेंट है, तो दोनों जगह प्रेजेंट है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। कहने का मतलब हम लिख जरूर देते हैं, देखो पता होना चाहिए हम लिखते कैसे हैं, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट बिकॉज इट इज नॉट पॉसिबल। ऐसे लिखते इट इज नॉट पॉसिबल। मैं कह रहा हूँ व्हाई इट इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर आर टू डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, दो डायरेक्शन ऑफ, अब लिखना है विच इज नॉट पॉसिबल। वो आगे लिखने की जरूरत नहीं है कि द पार्टिकल और द टेस्ट चार्ज कैन नॉट प्रेजेंट एट टू प्लेसेस एट द सेम टाइम, वो जरूरत नहीं है। वो तो हम आपको बता रहे हैं, समझा रहे हैं, अच्छे बच्चे तो लिखते हैं, पर चलो ठीक ठीक लिख लो, ओके ओके कर लो। ठीक है, तो आप कह सकते हो, कहना क्या है, पढ़ एक बार दोबारा सुन लेना, वीडियो में बताया मैंने, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट। ठीक है, वाई? बिकॉज एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन द इलेक्ट्रिक फील्ड हैज टू डायरेक्शंस फॉर दैट टेस्ट चार्ज, मींस इलेक्ट्रिक फील्ड इज मूविंग इन टू डायरेक्शन एट द सेम टाइम, उसका कहने का मतलब विच इज नॉट पॉसिबल, एक ही डायरेक्शन हो सकती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को कैंसिल नहीं करती। डायरेक्शन पता लग गई, ये पता लग गई, और छोटी मोटी बातें जो होंगी वो बुक में से रीड करके तुझे पता लग जाएगा। बस यही है, मेन मेन तो इतना ही है। ठीक है, तो अब हमने क्या क्या पढ़ लिया, अब हमने तीन चार चीजें पढ़ ली। एक तो हमने पढ़ लिया एरिया वेक्टर, पढ़ लिया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में भी पढ़ लिया हमने। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में हमने काफी चीजें पढ़ ली। एक मिनट, ये प्रॉपर्टीज हैं कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, तीन चार, ये याद कर लेना अच्छे से। ठीक है, ये चार पांच प्रॉपर्टीज यहीं डाल देता हूँ, पीडीएफ में से देख के याद कर लेना इनको। ठीक है, चार पांच प्रॉपर्टीज हैं। कंटिन्यूअस स्मूथ पाथ होते हैं, कर्व्ड पाथ होते हैं, पॉजिटिव चार्ज के कारण लाइनें इनफाइनाइटली बाहर जा रही हैं, नेगेटिव चार्ज के कारण अंदर आ रही हैं, ये सारी चीजें हैं इसमें, ये पढ़ लेना सारा, टेंजेंट डायरेक्शन बताता है, ये वाली बातें हैं। ठीक है। ठीक है। एक मिनट, ये देखो, ये माइकल फैराडे ने बनाई थी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो ये इसकी डेफिनेशन भी याद करनी है। क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेफिनेशन? एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्स मे बी डिफाइंड एज अ कर्व अलोंग विच अ स्मॉल टेस्ट चार्ज वुड टेंड टू मूव। पता है ना, टेस्ट चार्ज रखा, वो मूव कर रहा है, व्हेन फ्री टू डू सो। फ्री टू डू सो का मतलब पता है क्या है सिया? फ्री टू डू का सो का मतलब ये है कि हम अब जैसे सिंगल चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो और कोई ना हो यहाँ पे, कुछ और चार्ज ना हो। क्योंकि अगर मान ले तू सिंगल चार्ज के कारण पता करना चाहती है लेकिन वहां नेगेटिव भी पड़ा हुआ है, तो इसके कारण नहीं आएगा चार्ज, तो ऐसे जाएगा फिर इधर की तरफ इस तरफ चल पड़ेगा। तो अगर दो, समझ रहे हैं मेरी बात? अब यहाँ पे अगर पॉजिटिव चार्ज के कारण ही पता करना है तो और कोई चार्ज नहीं होना चाहिए पास में, इसलिए लाइन लिखते हैं इट इज फ्री टू डू सो। मतलब जो टेस्ट चार्ज है वो सिर्फ इसके इन्फ्लुएंस में मूव करे जिसके कारण आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करना चाहते हैं। तो यहाँ पे ये जो लाइन लिखी हुई है ना फ्री टू डू सो, तो इसलिए लिखी जाती है। An electric line of forces may be defined as a curve along which a small positive charge would tend to move when free to do so in an electric field, and the tangent to which, किसी भी लाइन पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो at any given point,
गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट, तो वहां पे वो क्या देगा, उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दे देगा, जहां पे भी आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। ये मैंने तुझे यहाँ पे बता दिया है कि मान लो कर्व है, आप इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करना चाहते हैं तो लाइन इधर जाएगी। ये आप डायरेक्शंस बता रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की। ठीक है, ये देखो, नो टू लाइंस ऑफ फोर्सेस कैन क्रॉस ईच अदर, बताया ही नहीं उन्होंने क्यों क्रॉस ईच अदर, चलो कोई बात नहीं, अब हमें पता लग गया। लास्ट आ गया सिया, अब लास्ट कॉन्सेप्ट, जबरदस्त कॉन्सेप्ट है, समझने वाला है। ठीक है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ध्यान से सुनना, समझ के, ध्यान से समझने की कोशिश करना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स मतलब फिजिक्स क्या है, चीज में क्या चीज ढूंढना चाह रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। देख देख बेटा, मान ले तेरे पास इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है। डेफिनेशन मैं बताता हूं, पहले मेरी बात को समझ। और ये मेरा एरिया वेक्टर है, मतलब एरिया है मेरा ये, सॉरी एरिया वेक्टर बोल गया मैं, ये मेरा एरिया है। और मैंने क्या किया, इस एरिया के ऊपर ये मेरी एरिया वेक्टर, क्योंकि एरिया के ऊपर जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो एरिया वेक्टर होता है, तो मैंने ऊपर को परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। अब अगर तू देखे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच में जो एंगल है वो थीटा है। ठीक है, ओके। अब अगर मैं तुझे कहूं कि कौन सा कंपोनेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एरिया वेक्टर के अलोंग है, बता सकती है? कौन सा ऐसा कंपोनेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एरिया वेक्टर के अलोंग है? इलेक्ट्रिक फील्ड। ये देख, ये कंपोनेंट, इसका इसका कौन सा कंपोनेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ अच्छा। एरिया, तो ये कंपोनेंट होगा ई कॉस थीटा। कॉस्ट। और हम्म। अलोंग इस तरफ बनेगा ई साइन थीटा। हम्म। ई साइन थीटा तो सिया मैंने सिर्फ बताया है, इससे हमें कुछ नहीं लेना, इसको छोड़ दे। यानी कि सिया जी, जो ई कॉस थीटा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कंपोनेंट ई कॉस थीटा है, वो इस सरफेस को परपेंडिकुलर है। मानती है बात? हाँ जी। तो फ्लक्स क्या होती है, मैथमेटिकली मैं सारा समझाऊंगा, इंग्लिश भी बताऊंगा। फ्लक्स क्या होती है कि जो भी कंपोनेंट एरिया को परपेंडिकुलर है ना, एरिया को, एरिया वेक्टर को नहीं, एरिया को परपेंडिकुलर है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट को एरिया से मल्टीप्लाई कर दो, फ्लक्स आ जाएगी। ई ए कॉस थीटा आ गई तो फ्लक्स आ गई ई डॉट ए। क्या ये बात तुझे कुछ कुछ समझ आई? सारा नहीं मैं कह रहा, कुछ कुछ आई होगी अभी। अभी मैंने कुछ नहीं हाँ बताया, मैंने जी। ऐसी कच्चा कच्चा बताया तुझे। अब फिर से सुन, अब मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है, फिर से जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मेरा एरिया वेक्टर इधर ऐसे है, मतलब एरिया ऐसे है। ठीक है, अब अगर मैं एरिया के ऊपर नॉर्मल ड्रॉ करता हूं, ये मेरी नॉर्मल आ जाएगी एरिया के ऊपर जो ड्रॉ की है। ठीक है, ये मेरा एरिया हाँ वेक्टर आ जी। जाएगा इस तरफ। अब मुझे बता, व्हाट इज एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड ई? पैरेलल है वो, तो जीरो 0 डिग्री। डिग्री। ठीक है, तो अगर इस केस में फ्लक्स निकाल लें तो फ्लक्स की वैल्यू ई डॉट ए है ना, ई डॉट ए लिखा था ना, डॉट प्रोडक्ट है, या ई ए कॉस थीटा लिख सकते हो आप। तो ई इंटू ए कॉस 0 डिग्री, तो कॉस 0 1 होता है, तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ गई ई, ई इंटू ए। सही है। हाँ जी। बाद में बताऊंगा इसका क्या सिग्निफिकेंस है, पहले थोड़ा सा समझ ले इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते कैसे हैं। तीसरा केस, फिर से तेरे पास एरिया वेक्टर ऐसे है, और अब मेरा जो, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है, अब मेरा जो एरिया वेक्टर है वो ऐसे पड़ा हुआ है। ये है मेरा एरिया वेक्टर, मतलब एरिया ऐसे है, तो एरिया वेक्टर ऊपर को होगा। बात समझ आई? और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को जा रहा है, हाँ जी। इसका मतलब ए इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल कितना है? 90।
इस केस में ये ऐसे मैं बोल रहा हूं कि जो एरिया है वो अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऐसे कह सकता हूं ना मैं। हम्म। मतलब जिस जिस प्लेन में एरिया है उसी प्लेन में हमारा एरिया, उसी प्लेन में से इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है, बीच में से सरफेस को हाँ टच जी। करता हुआ जा रहा है। तो यहां से फ्लक्स निकली आपकी, ई डॉट ए निकाल लेंगे अगर, तो ई ए कॉस 90 जीरो होता है, तो आपकी फ्लक्स जीरो हो गई। अब तेरा दिमाग घूम जाएगा, तू कहेगी क्या करी जा रहे हो चाचू आप, यहां पे आपने डॉट ई डॉट ए बोल दिया, चलो ठीक है। यहां पे आप कह रहे हो फ्लक्स हमारी एंगल जीरो है, फ्लक्स ई ए आ गई, यहां फ्लक्स जीरो होगी। फ्लक्स होती क्या है, अब तुझे समझाता हूं फ्लक्स क्या होती है, समझ। फ्लक्स होती है बेटा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस passing through any surface normally। क्या होती है फ्लक्स, पहले तो नंबर ऑफ, नंबर मतलब एक दो तीन चार पांच छ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है ये। क्या होती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। लिख मत, पहले समझ इस चीज को, अगर तू लिख रही है पहले बात को समझ। ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होती है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। कितना, पांच पांच लाइनें पास कर रही हैं, 10 लाइनें पास कर रही हैं, 11 लाइनें पास कर रही हैं, जितनी लाइनें पास करेंगी उतना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वो हम निकाल लेंगे, पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं ये, पासिंग थ्रू एनी सरफेस नॉर्मली, जो नॉर्मली पास करें सरफेस में से। अब अगर हम फर्स्ट केस की बात करें, वापिस आ, जो जनरलाइज्ड केस था हमारा, जहां से हमने फॉर्मूला बनाया, इसमें क्या मेरा एरिया, एरिया सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड के नॉर्मल था? नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड और नहीं। एरिया वेक्टर के बीच में एंगल थीटा था। तो मैंने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड का वो कंपोनेंट लिया जो एरिया के नॉर्मल है। एरिया हाँ वेक्टर जी। नहीं बोल रहा, मेरे शब्दों पे जाना, एरिया के नॉर्मल है ये कंपोनेंट ई कॉस थीटा, एरिया के क्या है, नॉर्मल है, पैरेलल टू एरिया वेक्टर है, लेकिन एरिया के क्या है, ये नॉर्मल है। यानी ये वो इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर मैं कहूं इधर को इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है, जा रहा है 100, तो 100 में से कितना जा रहा है ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड जो एरिया के परपेंडिकुलरली पास कर रहा है इस एरिया को, वो ई कॉस थीटा है। क्या ये तू बात समझ रही है बेटा? हाँ जी। अब हाँ इस जी। एरिया, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को मैंने इस एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया। देख मैंने कौन सा कंपोनेंट लिया था हम्म। इलेक्ट्रिक फील्ड का, जो एरिया के नॉर्मली था, उसको एरिया से, इलेक्ट्रिक फील्ड के, वो इलेक्ट्रिक फील्ड लिया जो एरिया के नॉर्मली पास कर रहा है, उसको मल्टीप्लाई कर दिया एरिया के साथ। मेरे को जो कुछ भी मिला, ई डॉट ए बन गया अपने आप, उस चीज को इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। अब अगर मैं यहां पे आता, इस केस में, इस केस में तो एरिया ऑलरेडी नॉर्मल है इलेक्ट्रिक फील्ड के, हम्म। एरिया वेक्टर पैरेलल हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो यहां जो फ्लक्स पास कर रही है वो सबसे ज्यादा है, इसको बोलते हैं मैक्सिमम फ्लक्स आ गई। सारी लाइनें नॉर्मली पास कर रही हैं। यहां पे क्या हो गया, यहां पे कोई भी लाइन नॉर्मली नहीं पास कर रही। क्या कोई लाइन है जो एरिया को ऐसे पास कर रही है? नहीं, सारी एरिया के नहीं। बीच में से निकल के जा रही हैं, नॉर्मली तो नहीं ना पास कर रही है एरिया को कोई भी लाइन। इसलिए हाँ यहां पे जी। फ्लक्स क्या आ गई बेटा, जीरो आ गई फ्लक्स। जी। क्या तुझे कुछ पता लगा फ्लक्स होती क्या है? हाँ जी। फ्लक्स बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड की वो लाइनें हैं जो किसी भी एरिया को नॉर्मली पास करके जाती हैं, परपेंडिकुलरली पास करके जाती हैं, उसको हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। फ्लक्स का मतलब होता है फ्लो, पानी के फ्लो, पाइप में से पानी बाहर जा रहा है, वाटर फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें पास करती जा रही हैं किसी भी रीजन में से। क्या तुझे ये समझ आ गया? हाँ जी। तो अब जनरलाइज्ड फॉर्मूला करने जा रहे हैं, ध्यान से सुनना। ये जो ये तो टुच्चू पुच्चू काम था।